गुड मॉर्निंग बच्चों, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास थी उसमें हमने रक्त समूह के बारे में अध्ययन किया था। रक्त समूह पढ़ा था, आरएच कारक है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम पढ़ेंगे रक्तदान के बारे में। रक्तदान क्या होता है? मतलब जो रुधिर होता है, तो रुधिर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने की जो क्रिया होती है, चढ़ाने की जो क्रिया होती है, उसको नाम दिया जाता है रक्तदान करते हैं। एक व्यक्ति से जो रुधिर होता है, उस रुधिर को दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचाने की क्रिया है, चढ़ाने की क्रिया है, वो क्या कहलाती है? रक्तदान कहलाती है। और जो रक्तदान की जो प्रक्रिया है, रक्तदान सर्वप्रथम एक डॉक्टर है जीन बैप्टिस्ट डेनिस, जीन बैप्टिस्ट डेनिस, इस डॉक्टर के द्वारा, इस चिकित्सक के द्वारा सर्वप्रथम रक्तदान करवाया गया था। जो पेड़ से पेड़ में करवाया था, पेड़ है उस पेड़ में किया गया था। तो किसने करवाया था? जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने कराया। तो पहले हम रक्तदान की परिभाषा है, रक्तदान किसे कहते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं, रक्तदान क्या होता है। रक्तदान किसी व्यक्ति के रुधिर को अन्य व्यक्ति के शरीर में, किसी व्यक्ति के रुधिर को अन्य व्यक्ति के शरीर में चढ़ाने या पहुंचाने, चढ़ाने या पहुंचाने की क्रिया को रक्तदान कहते हैं। ये क्रिया क्या कहलाएगी? रक्तदान कहलाएगी। किसी व्यक्ति का जो रुधिर है अन्य व्यक्ति को दिया जाता है या चढ़ाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रक्तदान कहते हैं। और रक्तदान की प्रक्रिया है वह सर्वप्रथम किसने संपर्क करवाई थी? जीन बैप्टिस्ट डेनिस, जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा सर्वप्रथम रक्तदान करवाया था। जो किसमें करवाया था? पेड़ में करवाया था। उसके पश्चात जो पशु है, तो पशुओं में रक्तदान पाबंद कर दिया गया था। उसके बाद में पशुओं से जो रक्तदान की प्रक्रिया है उसको पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद नहीं किया गया था। अब जो रक्तदान की प्रक्रिया होती है, एक प्रकार से रक्तदान क्यों आवश्यक है? रक्तदान क्यों आवश्यक है? तो रक्तदान की आवश्यकता पॉइंट डाल दीजिएगा। रक्तदान की आवश्यकता, रक्तदान की आवश्यकता रक्त दिया जाता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? रक्त की किसी व्यक्ति में कमी हो जाती है या चोट लग जाती है, तो चोट लगने के पश्चात उसके शरीर से, किसी व्यक्ति के शरीर से रक्त जो होता है बाहर निकल जाता है, तो उसको भी आवश्यक होता है। रक्त की कमी आ जाती है, WBC, RBC उसमें या प्लेटलेट्स उसकी कमी हो जाती है, उसके कारण से भी उसमें रक्त की आवश्यकता होती है। जो महिलाएं होती है, तो महिलाओं में जब
शिशु का जन्म होता है तो वहाँ पर भी उनमें महिलाओं के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, तो उस समय भी कोई व्यक्ति रोगी हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो उस समय या शल्य चिकित्सा होती है तो उस समय भी उसमें रक्त की आवश्यकता होती है। तो जब रक्त की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर क्या कहता है, रक्तदान कहता है। तो रक्तदान के द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, रुधिर देना चाहिए, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय रुधिर की आवश्यकता होती है तो वहां पर उसको मिल सकता है। हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए तो हमारा जो रुधिर है हमने डोनेट किया है, अब डोनेट कर दिया है तो डोनेट करने के पश्चात में फिर हमारा जो रुधिर है वह रुधिर ब्लड बैंक में संग्रहित रह सकता है। तो जरूरत पड़ने पर, हमारी जरूरत पड़ने पर वह रुधिर हमारे ऊपर भी काम में लिया जा सकता है, हमारे शरीर में भी काम में लिया जा सकता है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब रुधिर जो है रक्तदान की आवश्यकता है, तो आवश्यकता क्यों पड़ती है, पॉइंट के रूप में आप नोट कर सकते हैं इसको। तो शरीर में रुधिर की कमी होने पर रक्तदान की आवश्यकता होती है। जब हमारे शरीर के अंदर रक्त की क्या आती है, कमी आ जाती है, उस समय चोट लगने से अधिक रक्त स्रावित होने पर जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के पश्चात में अधिक से अधिक हमारे शरीर का जो रुधिर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो उस समय भी हमारे शरीर में क्या रक्त की कमी आ जाती है, तो वहां पर भी हमारे शरीर के अंदर रक्त की आवश्यकता होती है, तो वो कम मिल सकता है, हमें रक्तदान करते हैं तब। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा के समय, शल्य चिकित्सा के समय तो ऑपरेशन की क्रिया की जाती है तो वहां पर भी रक्त की आवश्यकता होती है, तो वो रक्त हमें कहाँ से कब मिल सकता है, रक्तदान के समय मिल सकता है। और गर्भवती महिला में रक्त की कमी होने पर गर्भवती जो महिला होती है तो उसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो उस समय भी रक्तदान आवश्यक होता है। एनीमिया जो एक प्रकार का रोग है जिसमें भी रक्त की कमी आ जाती है। एनीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए भी रक्त आवश्यक होता है। व्यक्ति के लिए एनीमिया रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके लिए भी रक्त आवश्यक होता है, तो उसका मिल सकता है रक्तदान करते समय। किसी गंभीर बीमारी के समय व्यक्ति गंभीर
बीमारी से ग्रसित होने पर कोई व्यक्ति है वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वहां पर भी उसको रक्त की आवश्यकता होती है। तो ये रक्तदान जब करते हैं तभी ये रक्त हमें मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। तो रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है? तो शरीर में रुधिर की कमी होने पर, चोट लगने पर, अधिक रक्तस्राव होने पर, शल्य चिकित्सा के समय पर भी रक्तदान की आवश्यकता होती है, रक्त की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला में रक्त की कमी होने पर भी, एनीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए, और जब व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तब भी वहां पर रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त में आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में या प्लेटलेट्स में उनकी कमी होने पर रक्त में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स व प्लेटलेट्स की कमी होने पर जब डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो वहां पर भी हमारे शरीर के अंदर इनकी कमी हो जाती है, तब रक्त की आवश्यकता होती है ताकि इनकी पूर्ति हो सके। तो ये रक्तदान की आवश्यकता है। अब रक्तदान जो होता है तो रक्तदान की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो रक्तदान की जो प्रक्रिया होती है 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक तो होता है इसमें रक्त का संग्रहण और दूसरा होता है आदान। रक्त का संग्रहण और दूसरा है पॉइंट आदान। तो इन 2 प्रक्रियाओं, 2 चरणों के द्वारा ही क्या होता है, रक्तदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। रक्तदान की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। 2 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन से? इसमें एक तो होता है रक्त का संग्रहण, रक्त का संग्रहण, और दूसरा होता है इसमें आदान। एक तो सर्वप्रथम क्या कहता है, रक्त का संग्रहण किया जाता है, और उसके बाद में जब संग्रहण हो जाता है रक्त का तो उसके बाद में क्या किया जाता है, आदान किया जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है। तो रक्त का संग्रहण में उसमें भी कुछ पॉइंट है, और आदान है उसमें भी कुछ पॉइंट है। रक्त का संग्रहण, जब रक्त का संग्रहण किया जाता है तो सर्वप्रथम क्या कहता है, कुछ बिंदुओं के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो जब रक्त का संग्रहण किया जा रहा है, कोई व्यक्ति रक्त दे रहा है, तो दाता जो रक्त है, एक तो रक्त देने वाला है वो तो रक्तदाता कहलाता है, और एक ग्रहण करने वाला है तो वो कहलाता है रक्तग्राही कहलाता है। तो जब दाता है, रक्तदाता है, रक्त दे रहा है, तो उस समय सर्वप्रथम क्या कहता है, रक्तदाता है उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। रक्तदाता है उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद में
यदि स्वास्थ्य का परीक्षण सही प्रकार से हो गया है, किसी रोग से ग्रसित नहीं है वह व्यक्ति रक्तदाता, तो उसके रुधिर को फिर क्या किया जाता है, उपयुक्त जो प्रवेशनी है, सिरिंज है, उस सिरिंज को उसके शरीर में लगाया जाता है सिरिंज को, और जो रुधिर है उस रुधिर को निकाला जाता है। और निकालने के पश्चात में थक्का रोधी निर्जमीकृत जो थैलियां होती हैं, उन थैलियों में उस रुधिर को क्या कहता है, संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एकत्र किया जाता है। और एकत्र करने के पश्चात उन थक्का रोधी जो थैलियां होती हैं, निर्जमीकृत थैलियां होती हैं, उन थैलियों को परिस्थितिक भंडारण में इनको रखा जाता है, परिस्थितिक भंडारण में रखा जाता है, ताकि कोई जीवाणु है, कोई जीवाणु रक्त में प्रवेश नहीं कर सके, उसको संदूषित नहीं कर सके, मतलब संदूषित होने से बचाया जा सके। इस कारण से उन थक्का रोधी थैलियों में उनको रखा जाता है और परिस्थितिक भंडारण में रखा जाता है। तो ये कुछ बिंदु हैं, तो उन बिंदुओं को भी आप नोट करें। रक्त का संग्रहण है, तो कौन कौन से बिंदु हैं? फर्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम रक्तदाता जो देने वाला है, रक्तदाता के स्वास्थ्य का परीक्षण या जांच की जाती है। सर्वप्रथम रक्तदाता है, तो रक्तदाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है या जांच की जाती है। उसके बाद में यदि रक्तदाता स्वस्थ है, तो स्वस्थ होने के पश्चात में जो उपयुक्त प्रवेशनी है, उस प्रवेशनी को रक्तदाता के शरीर में पहुंचाया जाता है और रक्त को बाहर निकाला जाता है। उपयुक्त प्रवेशनी के द्वारा रक्तदाता के शरीर से रक्त को बाहर निकाला जाता है, उपयुक्त जो प्रवेशनी होती है, उस प्रवेशनी के द्वारा रक्तदाता के शरीर से रक्त को क्या कहता है, बाहर निकाला जाता है। और इस रक्त को निर्जमीकृत जिसमें किसी प्रकार के जीवाणु उपस्थित नहीं होने चाहिए, निर्जमीकृत थक्का भी नहीं जमना चाहिए, इसलिए थक्का रोधी थैलियों का उपयोग किया जाता है। तो इस रक्त को निर्जमीकृत थक्का रोधी थैलियों में एकत्र किया जाता है। इस रक्त को निर्जमीकृत थक्का रोधी
थैलियों में क्या कर दिया जाता है, एकत्र किया जाता है। और एकत्र करने के पश्चात ये एकत्रित रक्त है, इस एकत्रित रक्त को या निर्जमित थैलियों को संदूषण से बचाने के लिए इनको कहां पे रखा जाता है, परिस्थिति भंडारण किया जाता है। इन निर्जमीकृत थक्कारोधी थैलियों को प्रस्थित भंडारण में रखा जाता है। परिस्थिति भंडारण में इनको रखा जाता है ताकि वो संदूषित होने से बच सके, जीवाणु से मुक्त हो सके। तो इन निर्जमीकृत थैली थक्कारोधी थैलियों को कहां पर रखा जाता है, परिस्थिति भंडारण में रखा जाता है। और जो संग्रहित रहते हैं उसकी जांच की जाती है। एक और पॉइंट है, इसमें ऊपर लिखा हूं, संग्रहित रक्त की विभिन्न जांचें की जाती है। संग्रहित जो रक्त होता है इसकी विभिन्न जांचें की जाती है, जैसे हेपेटाइटिस है, HIV मतलब HIV टेस्ट भी उसमें किया जाता है। HIV टेस्ट, RH कारक भी जांच की जाती है। इस प्रकार से संदिग्ध रक्त की विभिन्न प्रकार की जांच भी की जाती है, जिसमें हेपेटाइटिस है, HIV है, RH कारक है, इसकी भी जांच की जाती है। संग्रहित रक्त की विभिन्न जांचें की जाती है, जिसमें हेपेटाइटिस, HIV, RH कारक होता है। और जो रक्तदाता है तो रक्तदाता को चिकित्सक की निगरानी में देख रेख में रखा जाता है। रक्तदाता को चिकित्सक की देख रेख में रखा जाता है। जब रक्तदाता है, रक्तदाता के शरीर से रक्त को बाहर निकाल लिया जाता है, तो उस समय चिकित्सक उस रक्तदाता को देखता रहता है, उसकी देखरेख करता रहता है ताकि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, तो उसकी देखरेख में उसको रखा जाता है। तो ये रक्त का संग्रहण है। तो रक्त के संग्रहण के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है, सर्वप्रथम जो रक्तदाता है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है, वह व्यक्ति है स्वस्थ है या नहीं। उसके बाद में उचित जो प्रवेशनी है, उपयुक्त प्रवेशनी है, उस प्रवेशनी को उस रक्तदाता के शरीर में
लगाया जाता है और उसके रुधिर को बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के पश्चात जो थक्का रोधी निर्जमीकृत थैलियां होती है, उन थैलियों के अंदर उनको उस रक्त को संग्रहित किया जाता है और संग्रहित करने के पश्चात में उन थैलियों को कहाँ पर रखा जाता है, परिस्थिति भंडारण में रखा जाता है ताकि जीवाणु से वो मुक्त हो सके। फिर उसके पश्चात में संग्रहित रक्त की विभिन्न जांचें की जाती हैं, जिनमें हेपेटाइटिस, एचआईवी, आरएच कारक इस प्रकार की जांचें होती हैं और उसके बाद में जो रक्त लाता है उसको भी चिकित्सकीय देखरेख में रखा जाता है ताकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये प्रक्रिया क्या है, रक्त का संग्रह। तो इसके पश्चात में आदान आता है, वो दूसरा चरण हो जाता है रक्तदान का। सेकंड चरण है आदान। तो जब आदान किया जाता है, रक्त को दूसरे शरीर में चढ़ाया जाता है। तो चढ़ाने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो जब आदान किया जाता है तो रक्तदाता और रक्तग्राही, रक्तदाता और रक्तग्राही ये संग्रहित रक्त हैं और जो ग्राही हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो मैच होना आवश्यक है। तो ब्लड ग्रुप मैच होना आवश्यक है। आरएच कारक है उसका भी मैच होना या मिलान होना आवश्यक है। दोनों का, रक्तग्राही और रक्तदाता के रक्त समूह का और आरएच कारक का मैच होना आवश्यक होता है। और जब रक्त चढ़ाया जा रहा है तो जो परिस्थिति भंडारण है उसमें से रक्त को 30 मिनट पूर्व, 30 मिनट के अंदर अंदर उसको चढ़ाना आवश्यक होता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त को चढ़ाया जा रहा है तो 30 मिनट के अंदर अंदर उसको चढ़ाना आवश्यक होता है। और जो रक्त चढ़ाया जाता है वह अंतःशिरात्मक रूप से चढ़ाया जाता है। अंतःशिरात्मक रूप से मतलब जो रक्त को चढ़ाया जा रहा है किसी व्यक्ति के शरीर में तो वो कहाँ पर चढ़ाया जाता है, शिराओं में चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, सर्वप्रथम रक्तदाता व रक्तग्राही, रक्तदाता व रक्तग्राही का रक्त समूह व आरएच कारक का मिलान किया जाता है। आरएच कारक का मिलान किया जाता है। क्योंकि दोनों ही रक्त समूह भी मिलान होना आवश्यक है और आरएच कारक भी मिलान आवश्यक है। तो मिलान किया जाता है। फिर उसके पश्चात रक्त चढ़ाया जा रहा है तो चढ़ाने से पूर्व ही इसमें से जो परिस्थिति भंडारण से रक्त को कब निकाला जा सकता है, 30 मिनट के अंदर अंदर निकाल करके उसको चढ़ाना आवश्यक होता है। परिस्थिति भंडारण में से रक्त को निकालकर 30 मिनट के भीतर, 30 मिनट के भीतर ही रक्तग्राही को यह रक्त
रक्त को निकालकर परिष्कृत भंडारण से रक्त को निकालकर 30 मिनट के भीतर ही रक्त ग्राही को यह रक्त चढ़ाया जाता है। यह रक्त अंतर शिरात्मक रूप से आदान किया जाता है। अंतःशिरात्मक का मतलब क्या होगा? मतलब जो शिराएं होती हैं उन शिराओं में वह रक्त चढ़ाया जाता है, धमनियों में यह रक्त चढ़ाया नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अंतःशिरात्मक रूप से आदान किया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है। और उसके पश्चात में जो रक्तग्राही है तो रक्तग्राही का चिकित्सक देखरेख करता है। रक्तग्राही की देखरेख चिकित्सक समय समय पर करता है, समय समय पर करता है। कुछ पॉइंट हैं आधार में। तो आधार में क्या हो सकता है? कुछ सर्वप्रथम तो रक्तदाता रक्तग्राही का रक्त समूह व आरएच कारक का मिलान होना आवश्यक है, मिलान किया जाता है। फिर जो परिष्कृत भंडारण है उसमें से रक्त को निकालकर 30 मिनट के भीतर ही जो रक्तग्राही है उसके शरीर में उसको चढ़ाया जाता है। और यह रक्त जो होता है अंतःशिरात्मक रूप से आदान किया जाता है, चढ़ाया जाता है। फिर जो रक्तग्राही है तो रक्तग्राही की देखरेख भी कौन करता है? चिकित्सक करता है, ताकि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, ज्वर नहीं हो, ठंड नहीं लगे। तो उसकी देखरेख करने के लिए क्या होता है? चिकित्सक होता है, वो देखरेख करता रहता है। तो इस प्रकार से रक्तदान की जो प्रक्रिया होती है, रक्तदान की प्रक्रिया उसमें कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। एक तो रक्त का संग्रहण होता है और दूसरा जो चरण होता है वो आदान होता है। तो रक्त संग्रहण में भी कुछ पॉइंट होते हैं और आदान में भी कुछ पॉइंट होते हैं, इनको फॉलो करना आवश्यक होता है। अब रक्तदान होता है 2 प्रकार के होते हैं। रक्तदान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। रक्तदान या आदान भी कह सकते हैं इसको। आदान के प्रकार। आदान के प्रकार या रक्तदान के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है समजीवी आदान, समजीवी आदान, और दूसरा होता है समजात आदान। समजात आदान। तो रक्तदान कितने प्रकार का हो सकता है? आदान कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का, समजीवी आदान और समजात आदान। समजीवी आदान किसे कहते हैं? कि मतलब जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति में स्वयं के संग्रहित रुधिर को चढ़ाया जाता है तो उसको कहा जाता है समजीवी आदान कहते हैं। जैसे मेरा रुधिर है और मेरे रुधिर को मैंने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया।
और उसको कहाँ पर रख दिया, ब्लड बैंक में रख दिया गया। और मेरे जब कभी भी आवश्यकता है रक्त की आवश्यकता बढ़ गई है, तो उस रक्त को, संग्रहित रक्त को मेरे शरीर के अंदर ही चढ़ाया जा रहा है। तो यही क्या कहलाता है, समजीवी आदान कहलाता है। समझ गए कि मतलब मेरा स्वयं का जो रुधिर है मेरे शरीर के अंदर ही पहुंचाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, समजीवी आदान कहेंगे। और जब किसी व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता हो रही है और उस व्यक्ति में अन्य व्यक्ति के संग्रहित रुधिर को चढ़ाया जाता है, आदान किया जाता है, तो वहां पर कौन सा आदान कहलाता है, वो समजात आदान कहलाता है। तो इसमें जो स्वयं के रुधिर को स्वयं में चढ़ाया जाता है और इसमें अन्य व्यक्ति के रुधिर को किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, तो उसको हम कहेंगे समजात आदान। ओके, दोनों में डिफरेंट है। समजीवी आदान समजीवी आदान किसे कहेंगे, जब किसी व्यक्ति में स्वयं के संग्रहित रुधिर को चढ़ाया जाता है, तो इसे समजीवी आदान कहते हैं। जब किसी व्यक्ति में स्वयं के संग्रहित रुधिर को चढ़ाया जाता है, तो इसे समजीवी आदान कहते हैं। और दूसरा है समजात आदान। समझ गए, समजीवी किसे कहेंगे हम, समजीवी आदान जब किसी व्यक्ति में स्वयं के संग्रहित रुधिर को चढ़ाया जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, समजीवी आदान कहते हैं। और दूसरा है समजात आदान, जब किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्ति के रुधिर को चढ़ाया जाता है, तो उसको कहते हैं समजात आदान कहते हैं। जब किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्ति के रुधिर को, जब किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्ति के रुधिर को चढ़ाया जाता है, तो इसे समजात आदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समजात आदान कहते हैं। समझ गए, मतलब समजीवी आदान किसे कहेंगे, जब किसी व्यक्ति ने स्वयं के संग्रहित रुधिर को चढ़ाया जाता है, तो इसको कहते हैं समजीवी आदान कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्ति के रुधिर को चढ़ाया जाता है, आदान किया जाता है, तो इसे कहते हैं
समजात आधार कहते हैं। ओके।